जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश भर में बीते दिन छाया रहा। सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे और जेल में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। दावा किया गया कि नेताओं सहित 70,000 लोगों ने इसकी गिरफ्तारी दी है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर के जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी का बीते दिन प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन जारी रहा। रायपुर की बात करें तो तकरीबन 2 घंटे से चल रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित तकरीबन 2000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में 70,000 कार्यकर्ताओं ने इसके लिए गिरफ्तारी दी है। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल काले गुब्बारे लेकर सेंट्रल जेल परिसर में बैठे रहे। वहीं जांजगीर में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे भाजपाइयों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बात करें रायगढ़ जिले की तो प्रदर्शनकारियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कवर्धा और दुर्ग में भी कुछ इसी प्रकार के प्रदर्शन जारी रहे। इधर रायपुर में गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर पुतला जलाया और इसके चलते पुलिस ड्रोन कैमरे से प्रदर्शनकारियों की निगरानी करती रही। वहीं जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने जेल के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है और संगठन के लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन के पूर्व सरकार की अनुमति सहित 19 बिंदुओं को अनिवार्य किया गया है, जो गरीबों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। फिलहाल ये बातें कही जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दिनों से प्रदेश में हुए बदलाव के बारे में मौसम में, क्योंकि तबाही का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। बेमौसम बारिश, ओले के साथ आंधी, सैकड़ों पेड़ गिरे, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर भी ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश की वजह से बदले मिजाज ने बीती शाम से मैनपाट में जमकर तबाही मचाई है। केवल अगर मैं बात करूँ मैनपाट की तो यहाँ पर ओलावृष्टि के साथ साथ तेज आंधी पानी की चपेट में आकर नर्मदापुर का बीएनएसएल टावर भी यहां पर उड़ गया और कई विद्युत पोल सहित सड़क किनारे लगे कई पेड़ भी धराशायी हो गए, जिससे ग्राम कुनिया और साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं वे सड़क जाम हो गए। इधर तेज और आंधी पानी की चपेट में आकर बिजली के पोल धराशायी होने की वजह से 33 केवी और 12 केवी की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप पड़ गई। लोगों ने बताया कि इस प्रकार की परेशानियां आजकल कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की तो वहां पर भी बहुत ही तेज तूफान के साथ बहुत ही तेज हवाओं के साथ तूफान देखने को मिला, जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था ठप रही। इसके अलावा बात करें तो लगभग 70 गांवों की बिजली भी प्रभावित रही थी। कानन पिंडारी के आसपास एक बिजली 136 केवी का लाइन टूटकर गिर जाने की वजह से। प्रदेश में हीरे के जो है नए भंडार के संकेत दिख रहे हैं। खनिज विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल हीरा भंडार का 28.26% हिस्सा छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में है। दरअसल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई को छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। जिन स्थानों पर हीरे के प्रमाण मिले हैं इनमें छत्तीसगढ़ में रायगढ़, मध्य प्रदेश के बरायथा, उड़ीसा के पदमपुर और बाईकमाल झारखंड, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कनाकपल्ले धर्मावरम का इलाका शामिल है। चारों स्थानों पर हीरे की मौजूदगी रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी। टेस्टिंग के आधार पर यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यावसायिक उत्खनन के लिए खदान उपयुक्त है या नहीं। इसके बाद खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों रायगढ़, गरियाबंद, महासमुंद और बस्तर में पहले से ही हीरे और सोने की मौजूदगी के संकेत मिल चुके हैं। इसके बाद नवंबर 2019 में भूपेश सरकार ने केंद्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चारों जगहों पर हीरे और सोने की खोज का अभियान शुरू किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जीएसआई ने इन स्थानों में सोने और हीरे का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में यहां भूवैज्ञानिक संरचना को देखते हुए हीरे व यूरेनियम समेत 8 बहुमूल्य खनिजों की तलाश पिछले कुछ सालों से जारी है। सबसे पहले डी बायर्स नामक कंपनी ने गरियाबंद इलाके में हीरे के व्यावसायिक उत्खनन के लिए एरियल सर्वे का काम किया था।
अधूरे पड़े पीएम आवासों के आवंटन की तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 करोड़ की लागत से आवास बनाए जा रहे हैं। इन राशि का बात करें तो 408 मकान बनाए जाने हैं इन राशियों के माध्यम से, जिनमें से 22 ब्लॉक यानी कि 234 मकानों का पूर्ण होने वाले हैं। वहीं 14 ब्लॉक यानी कि 148 आवास का कार्य जारी है। उक्त आवासों का निर्माण कार्य तकरीबन 6 माह से बंद है। इधर निगम प्रशासन ने आवासों के आवंटन के लिए हितग्राहियों से आवेदन मंगाना प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए 25 मई की तिथि निर्धारित करी जा चुकी है। इसके अलावा बात करें तो निगम प्रशासन द्वारा आवासों के आवंटन के लिए आम सूचना का प्रकाशन किया गया है और इसके मुताबिक इन आवासों के चिन्हित परिवारों द्वारा आवंटन नहीं किए जाने की सूरत में इन्हें किराएदारों को आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसे में अधूरे निर्माण के लिए आवेदन को लेकर हितग्राही असमंजस में हैं। इधर बात करें, अगर मैं बात करूं तो ये जो आवास है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग जिले से सामने आ रही है। लगातार मानसून तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 27 मई तक केरल और 7 जून तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना आगे प्रबल होती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है हुआ कि पहले से अनुमानित समय पर जो है केरल तक, यहाँ पर केरल के तट पर ये जो मानसून है पहुँच जाएगा। इसी के साथ देश की मुख्य भूमि पर बरसात की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि मानसून 27 मई तक केरल के तट पर पहुंच जाएगा, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट भी करते जा रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में हर एक छोटी सी जानकारी पहुंचती रहे। ऐसा हुआ तो 7 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश तो होगा ही। माना जाता है कि मानसून केरल पहुंचने के 10 दिनों में ही छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 6 से 7 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ की सीमा पर पहुंच जाएगा। उसके अगले 4 दिनों में यह पूरे प्रदेश में छा जाएगा और प्रदेश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मानसून का काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही एक बार बरसात शुरू हो गई तो यह जलती गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। मानसून की दस्तक से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में स्थानीय मौसमी तंत्र बन चुका है, जिसकी वजह से छिटपुट वर्षा और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कटक कल्याण में सबसे अधिक 5 मिलीमीटर बरसात हुई है बीते दिन। जमीन आसमान पर बात करें तो कोरोना के 2 साल बाद यानी कि लगभग जो है 2021-22 में राज्य भर में रिकॉर्ड रजिस्ट्री हुई है। 21 साल में पहली बार 1800 करोड़ की रजिस्ट्री हुई है। दरअसल कोरोना के 2 साल बाद यानी कि 2021-22 में राज्य भर में रिकॉर्ड स्तर पर रजिस्ट्री हुई है। पंजीयन विभाग के पास 31 मार्च को पहुंचे अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय साल में 1800 करोड़ की जमीन की खरीदी बिक्री दर्ज की गई है। राज्य बनने के बाद इतनी रजिस्ट्री पहली बार दर्ज की गई है। दावा किया जा रहा है कि 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सल प्रभावित एरिया बस्तर और दंतेवाड़ा में भी तय टारगेट से कहीं ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई है। 18 राजस्व जिलों में केवल 4 ही ऐसे जिले हैं जहां टारगेट से मामूली यानी कि तकरीबन 10% कम रजिस्ट्री दर्ज की गई है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में 10 से लेकर 43% तक ज्यादा रजिस्ट्रियां दर्ज करी जा चुकी हैं। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में आधा टारगेट पूरा हो चुका है। रजिस्ट्री में आधे से ज्यादा कमाई रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से पूरी हो गई है। इसके अलावा रायपुर में सबसे ज्यादा 623 करोड़, दुर्ग में 246 करोड़ और बिलासपुर की बात करें तो 213 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ पीईटी की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है, जिसका परीक्षा 22 मई को होने जा रहा है। और आने वाले समय में अन्य जो भी यहाँ पर प्रवेश परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, इनके लिए भी प्रवेश पत्र जारी होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीईटी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी की परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे प्रवेश पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीयन क्रमांक और जन्म तिथि का प्रयोग करना होगा। 22 मई 2022 को यह परीक्षा निर्धारित की गई है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसकी अपील व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा करी जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में सेंटर रहने जा रहे हैं।
महंगाई की चपेट में किसान आता दिख रहा है। 2 साल में खेती करना 25% तक महंगा हो चुका है। लेकिन थोक मंडी की बात करें तो सब्जी के दाम महज 6% ही बढ़े हैं। लेकिन ये भी आम आदमी के लिए दिक्कतों वाली है। दरअसल खेती वही मूल्य भी रही, लेकिन जो खेती है उसका मूल्य वही रहा, लेकिन खेती का बजट काफ़ी बढ़ गया है। 2 साल पहले जिन खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से 1,20,000 रुपये की लागत आती थी, उन्हीं खेतों में फसल लेने पर अब 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। खेती की लागत 25% तक बढ़ चुकी है। वही 2 साल पहले जिन कीटनाशक की कीमत 600 रुपये थी, अब उसके भाव बढ़कर 800 रुपये तक हो चुके हैं। वह उर्वरकों के दामों में भी 15 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। घुलनशील खाद के दाम दोगुने हो चुके हैं। फर्टिलाइजर्स के दाम भी 25 से 30% भी बढ़ोतरी हो गई है। वही पिछले सालों की तुलना करें तो किसानों को जिस टमाटर का बाजार में थोक भाव सीजन में औसतन 300 रुपये प्रति कैरेट मिलते थे, अब उसकी कीमत महज 20 रुपये बढ़कर यानी कि 320 रुपये प्रति कैरेट हो गए हैं। यानी कि किसानों की कमाई महज केवल 6% ही बढ़ चुकी है। हालांकि उनका खर्च 25% तक बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दामों का भी असर जो है इनडायरेक्टली रूप से यानी कि अपरिवर्तित रूप से यहाँ पर जो खेती है इस पर भी पड़ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली रूप से भी बात करूँ तो खेतों में ट्रैक्टर्स और अन्य मशीनों की उपयोगिता होती है, जिस वजह से भी यहाँ पर खेती पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सीधा देख रहा है। ऐसे में बात करें तो पेट्रोल की कीमत 2020 में 82 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब तक की आज के दिन तक की बात करें तो 100 बढ़ करके 112 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। डीजल के दामों की बात करें तो 75 रुपये से बढ़कर 103 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियरों को राजधानी बुलाया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने इंजीनियरों से बातचीत की है। मंत्री बोले कि सड़क में गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। लोक निर्माण और गृह विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इसके लिए प्रदेश भर से सभी सेक्शन के इंजीनियरों को रायपुर बुलाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि बरसात से पहले उन्हें सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि जब वे सांसद थे तो अखबारों में सड़कों के गड्ढे की तस्वीरें छपती थी। लिखा जाता था कि इसे सड़क कहें या फिर तालाब। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ऐसा छपा हुआ नहीं दिख रहा है। सड़कों पर काम हुआ है, फिर भी कई जगहों पर सड़क टूटने की खबरें आ रही हैं। ऐसी सड़कें गड्ढे भरे जाने चाहिए ताकि बरसात का पानी उससे जमा होकर नुकसान न करे। उन्होंने कहा कि अभी बरसात में 1 महीने का वक्त है, तब तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने सड़क निगम के अफसरों से कहा है कि सरकार लोन लेकर सड़क बनवा रही है और ऐसे में जरूरी ये है कि यह काम तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना पर भी पुरजोर दिया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि जिस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, जनता उसे पसंद नहीं करती। और अब बात कर लेते हैं हाथियों के दल के बारे में। कटघोरा के बाद अब कुदमुरा के जंगलों में पहुंच चुका है 9 हाथियों का दल। बेबी एलिफेंट भी इसमें है शामिल और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। कोरबा जिले के कुदमुरा रेंज में 9 हाथियों का दल विचरण करते पहुंच चुका है। वनांचल इलाकों में हाथियों की चहलकदमी तेज होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कटघोरा के बाद अब 9 हाथियों का झुंड कोरबा वन मंडल के जंगल में विचरण कर रहा है। इस हाथियों को दल में ऐसे कुछ बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। ये दल रोगबहरी, बेला, कोरकोमा होते हुए परसखेत और कुदमुरा के बॉर्डर में डेरा जमाए हुए हैं। सूचना के बाद लगातार वन अमला हाथियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। अपनी धुन में मस्त ये हाथियों का दल कुछ दिन पहले ही कटघोरा वन मंडल के बिंजरा गांव के समीप देखा गया था। 2 दिन तक सफर कर ये झुंड चुइया, रोगबहरी, इसके अलावा बात करें तो बेला, कोरकोमा होते हुए अब यह कुदमुरा बिट के जंगलों में दाखिल हो चुका है। हाथियों ने अब तक किसी भी तरह के नुकसान की खबरें नहीं आई हैं, लेकिन वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से भी यही यहाँ पर सूचना जो है प्रसारित करी जा रही है जनहित में। रमन सिंह का पुतला फूका गया। एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के हर जिलों में प्रदर्शन किया। मौर्य मुख्यमंत्री पर भारत माता के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने बीती शाम को जो है प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री पर भारत माता के अपमान के आरोप लगाए। उनका कहना था कि डॉक्टर सिंह ने इनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप ही माफ़ी मांगते हैं तो हम ये प्रदर्शन
नहीं करेंगे, नहीं तो आगे भी बड़े प्रदर्शन होते रहेंगे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने शाम को रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए। यहां प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास बैठकर नारेबाजी की। बाद में चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह का पुतला फूका। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि पिछले दिनों राजनांदगांव के टेडेसरा में हुए कार्यक्रम के दौरान भारत माता की फोटो को जो है यहाँ पर जमीन पर रखकर अपमानित किया गया था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।